गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे विलियन, ये इसका पार्ट 2 है। सबसे पहले हम बात करेंगे सांद्रता की, कंसंट्रेशन, कि विलियन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। विलियन का जो इकाई आयतन होगा उसमें जो विलेय डिजॉल्व होगा वो उसकी सांद्रता कहलाएगा। और किसी विलियन के संगठन को हम सांद्रता के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। सांद्रता व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का तात्पर्य ये है कि किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहा जाता है। यानी विलियन कितना है हमारे पास 100 ग्राम, टोटल अमाउंट कितनी है विलियन की 100 ग्राम, और उसमें विलेय और विलायक मिलकर कितना होना चाहिए 100 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आता है कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर है विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। तो ये इस फॉर्मूले से हम इसके अंकित प्रश्न जो है वो सॉल्व करेंगे आगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न है कि माना किसी बोतल पर 10% भार अनुसार लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है। कोई बोतल है, उस पर 10% लिखा हुआ है और साथ में भार अनुसार भी लिखा हुआ है, तो उसका क्या तात्पर्य है ये हमें देखना है। तो यहाँ इसका आंसर है कि बोतल पर अंकित 10% विलियन की सांद्रता को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि विलियन की 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय घुला है तथा 90 ग्राम विलायक है। यानी हमारे पास जो टोटल विलियन था वो कितना था, टोटल विलियन कितना था 100 ग्राम क्या था हमारे पास विलियन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्योंकि सांद्रता कितनी थी हमारे पास 10%, इसका मतलब 10 ग्राम क्या हो गया हमारे पास, ये 100 ग्राम तो हमारे पास हो गया विलियन, जिसमें से हमारे पास 10 ग्राम विलेय और इसमें 90 ग्राम हो गया हमारे पास विलायक। ओके, तो इस प्रकार टोटल कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। तो यही हमारी ग्राम प्रतिशत सांद्रता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नंबर 2 पर जो हमारा आयतन प्रतिशत आता है, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का ml में आयतन उसकी आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाता है। यानी टोटल विलियन कितना है हमारे पास 10 ml या 10 आयतन है, 100 ml टोटल विलियन, और उसमें जो विलेय की ml में आयतन में सांद्रता, आयतन में जो मात्रा है वही उसकी आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। तो विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो गया, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ भी एक सवाल लेते हैं कि एक बोतल पर 10% आयतन अनुसार एथिल अल्कोहल लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है। तो जो 10% आयतन अनुसार लिखा हुआ है ये भी क्या है, विलियन की सांद्रता है। इसका अर्थ है कि विलियन के 100 ml में 10 ml एथिल अल्कोहल और 90 ml क्या घुला हुआ है, जल घुला हुआ है। तो ये इसकी सांद्रता को व्यक्त कर रहा है, जिसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो टोटल जो विलियन है हमारे पास, टोटल विलियन कितना हो गया हमारे पास 100 ml हो गया। टोटल विलियन है हमारे पास 100 ml, जिसमें से 10 ml हमारे पास है एथिल अल्कोहल C2H5OH, और हमारे पास 90 ml क्या हो गया यहाँ पर, जल हो गया। ठीक है, 90 ml कितना हो गया हमारे पास, जल हो गया। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। अब हम बात करते हैं ppm में सांद्रता की। किसी विलियन के 10⁻6 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। विलेय की ppm में सांद्रता बराबर है विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में मल्टीप्लाई 10⁻6। यानी ppm में सांद्रता का मतलब है 10⁻6 से, यानी टोटल विलियन का जो आयतन होगा वो 10⁻6 ग्राम होगा या 10⁻6 आयतन होगा। जिस भी तरह की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है वो ग्राम में करनी है या आयतन में करनी है, वहाँ पर हम टोटल विलियन 10⁻6 ही लेंगे यदि हम बात करते हैं ppm में सांद्रता की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास विलेय की ppm में सांद्रता बराबर है विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में मल्टीप्लाई 10⁻6। अब हमारे पास प्रश्न है कि माना किसी बोतल पर 20 ppm शर्करा लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है।
तो बोतल पर अंकित 20 ppm शर्करा से अभिप्राय है कि विलयन के 10 की घात 6 ग्राम में 20 ग्राम शर्करा घुली हुई है। अब हम बात करते हैं कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता की। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता यानी पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। सबसे पहले हम फॉर्मूले को स्टडी कर लेते हैं। यानी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम ऊपर है, प्रति माने अपॉन से है, और नीचे आ रहा है लीटर, लीटर का मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का सूत्र क्या बनेगा, यानी विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। तो यहाँ इसका ये फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं मोलरता की। सांद्रता की 5वीं विधि है मोलरता, मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। इनके प्रश्न की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज यहाँ ज़्यादा प्रश्न की चर्चा नहीं करेंगे, आज केवल सांद्रता की विधियों की चर्चा हो रही है। तो चलिए मोलरता को देख लेते हैं कि 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी 1 लीटर में विलेय के जितने मोल घुले हुए हैं वह उसकी मोलरता कहलाएगा। तो मोलरता बराबर क्या हो गया, फिर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर जो होती है कि मोल बराबर होते हैं विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। यदि इस चीज़ को हम फॉर्मूले में रख दें, ये जो चीज़ है हमारी, इसे हम फॉर्मूले में इनपुट कर दें, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, ये क्या हो गया, हमारे मोलों की संख्या होगी। तो मोलों की संख्या को यदि हम मोलरता में रख दें तो विलयन का आयतन किस चीज़ में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो लास्ट में यहाँ फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है मोलरता का, वो आता है कि विलेय की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ एक नोट भी है कि मोलरता की इकाई मोल पर लीटर होती है, क्योंकि यहाँ विलेय के मोल कहाँ आ रहे थे, ऊपर आ रहे थे, नीचे क्या आ रहा था, आयतन आ रहा था। तो इसकी इकाई क्या होगी, मोल पर लीटर। एक चीज़ है कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है, यानी जो मोलरता है वो क्या मतलब उसमें विलयन का क्या लिया जाता है, आयतन लिया जाता है, और आयतन जो होता है ताप से प्रभावित होता है, तो मोलरता भी ताप से प्रभावित होती है। छठा है हमारे पास मोललता, मोलैलिटी। अब ये एक अलग कंसेप्ट है मोलैलिटी, ये सांद्रता को व्यक्त करने की एक अन्य विधि है कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी मोललता क्या हो गया, अब वहाँ पे हम अभी तक जितनी भी हमने सांद्रताएं पढ़ी थी उनमें नीचे विलयन का आयतन ले रहे थे, लेकिन यहाँ विलयन का आयतन ना होकर विलायक का द्रव्यमान है वो भी किलोग्राम में। ठीक है, तो मोललता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यहाँ पर जो नोट हमारा निकल के आता है वो आता है कि मोललता की इकाई मोल पर किलोग्राम है और मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि ये आयतन से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों नोट बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो सांद्रता के लिए मोललता को ही सांद्रता की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है प्रैक्टिकली। अब प्रश्न है यहाँ पे कि 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला है तो इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। ठीक है, यानी विलेय कौन है, यूरिया है, और विलायक कौन है, जल है। और मोललता निकालने के लिए हमें विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में चाहिए। विलेय के मोल नहीं दे रखे हैं, विलेय का केवल भार दे रखा है। तो विलेय के मोलों की संख्या हमें निकालनी है, यानी यूरिया विलेय का भार 6 ग्राम, विलायक का भार 500 ग्राम। अब इस विलायक का भार जो 500 ग्राम में लिखा हुआ है उसे हम अब किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। 500 अपॉन 1000 kg इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 किलोग्राम। ये क्या आ गया, 0.5 किलोग्राम। ये विलायक का भार किलोग्राम में आ गया है। अब हम यहाँ पर यूरिया का भार निकाल लेते हैं, यूरिया का अणुभार निकाल लेते हैं। यूरिया का अणुभार कितना आता है, 60 आता है। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, NH2CO NH2। तो यूरिया के ग्राम में मात्रा पता है हमें, अब अणुभार आ गया हमारे पास, तो यूरिया के मोल निकाल सकते हैं। यूरिया के मोल कितना आ जाएंगे हमारे पास, 6/60 आ जाएंगे।
तो मोललता बराबर क्या आ जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलेय के मोल कितने आए थे हमारे पास 6/60, विलेय के मोल कितने आए थे 6/60 मल्टीप्लाइड 0.5, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.2 स्मॉल m या 0.2 मोल पर केजी। चलिए अब आगे चलते हैं। मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न, इंग्लिश में इनको मोल फ्रैक्शन कहते हैं और x के द्वारा इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे अब आपके पास कोई विलयन है और उसमें किसी घटक का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है, तो उस घटक के मोलों की संख्या को उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से यदि आप भाग दे देंगे तो उस घटक के मोल प्रभाज आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अतः हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है कि घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि किसी विलयन में दो घटक हैं, एक विलेय है और एक विलायक है, जहाँ विलेय के मोलों की संख्या Na तथा विलायक के मोलों की संख्या भी Na है। लेकिन विलेय क्योंकि स्मॉल अमाउंट में होता है तो उसको स्मॉल Na, और विलायक क्योंकि लार्ज अमाउंट में होता है उसको कैपिटल Na कहते हैं। अतः विलयन के कुल मोलों की संख्या इज इक्वल टू Na प्लस Na। तो टोटल मोल भी हमारे पास आ गए। अब यदि इस विलयन में हम विलेय और विलायक के अलग अलग मोल प्रभाज निकालें तो विलायक के मोल प्रभाज क्या होंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। विलायक के मोल कितने थे कैपिटल Na और कुल मोल कितने थे Na प्लस Na, तो विलायक के मोल प्रभाज हमारे पास आ जाएंगे आसानी से। इसी प्रकार यदि हम विलेय के मोल प्रभाज निकालें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन की कुल मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल क्या आ जाएंगे स्मॉल Na, कुल मोल कितने हो जाएंगे Na प्लस Na। तो इस प्रकार हमारे पास विलेय के मोल निकल जाएंगे। कुल मोल प्रभाज क्या आएंगे फिर हमारे पास, कुल मोल प्रभाज हमारे पास आएंगे x विलेय प्लस x विलायक, यानी टोटल मोलों को यदि हम यहाँ जोड़ देते तो हम देखते हैं कि 1 आता है, यानी किसी भी विलयन के कुल मोल प्रभाज सदैव 1 होते हैं। और क्योंकि यहाँ हम इस पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें विलेय और विलायक दो ही घटक होते हैं, तो वहाँ पर विलेय और विलायक के कुल या विलयन के कुल मोल प्रभाज सदैव 1 होंगे। यदि हमारे पास विलेय या विलायक में से किसी एक के मोल प्रभाज आ जाए तो हम दूसरे के मोल प्रभाज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः किसी विलयन के मिश्रण में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल अंश के योग का मान 1 होता है। प्रश्न है हमारे पास क्लोरोफॉर्म के 3.47 मोल बेंजीन के 8.54 मोल में घुले हुए हैं, तो क्लोरोफॉर्म का मोल अंश क्या होगा ज्ञात कीजिए। जैसे बेंजीन का मोल 8.54, क्लोरोफॉर्म का जो मोल है वो 3.47, तो कुल मोल कितना आ गया हमारे पास 12.01। तो क्लोरोफॉर्म के मोल अंश कितना आ गया, क्लोरोफॉर्म के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल, तो 3.47 अपॉन 12.01। तो इस प्रकार से हमारी स्लाइड समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।